आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि महाकुंभ के इतिहास के बारे में हमें जरा सा बताइए। ये हमारी प्राण शक्ति। One word to describe Prime Minister Narendra Modi. I wish you have his agility and his fitness at his age. महाकुंभ को सफल बनाने के लिए कर्मचारियों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। हर बार का कुंभ मेला हिस्टोरिक, आइकॉनिक, पाथ ब्रेकिंग होता ही है। वो अनुभव ऐसा था जो आपको ये बताता है कि आप भारतीय हैं, आप सनातनी हैं। अग्रान हिडनक तक नक दुम टिट तक गदि गनधा अग्रान हिडनक तक नक दुम टिट तक गदि गनधा। नमस्ते। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है अनुराधा गोयल जी, ऑथर एंड ट्रैवलर, टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड इनोवेशन बोथ। भारत के वास्ट कल्चर्स और स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपके जहन में कोई भी सवाल हो, उनके जवाब आपको आज मिलेंगे। उन्होंने किताबों के जरिए अपने विचार दुनिया तक पहुंचाए हैं और आज हम उनसे उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में भी जानेंगे। आपके जहन में महाकुंभ 2025 के बारे में भी कोई भी सवाल हो तो उनके जवाब भी आपको आज इसी पॉडकास्ट में मिलेंगे। तो तैयार हो जाइए। वेलकम टू जीडीपी एट माईगव। अनुराधा जी, माईगव में आपका स्वागत है। वेलकम टू जीडीपी एट माईगव, ग्रोथ ड्रीम्स पैशन। कैसी आप? नमस्ते, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड लेट्स ग्रो, लेट्स ड्रीम एंड डू इट विद पैशन। एब्सोल्युटली, क्या बात है। परफेक्ट स्टार्ट टू आवर पॉडकास्ट। मैम, आपके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था, आपकी एक किताब मैंने उससे पहले भी पढ़ी हुई थी, फिर जब मुझे पता चला कि ये पॉडकास्ट में होस्ट करूँगा और मैं पढ़ने लगा और ज़्यादा इंट्रीग्ड होने लगा। इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में इतना कुछ जानना है, लेकिन सबसे पहले आपकी कहानी है विच आई केम अक्रॉस, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मेरे खुद के एक रियल लाइफ से भी वो कनेक्ट हुई। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ एक घटना हुई, एक एक्सपीरियंस हुई 2015 में अयोध्या में, प्राण प्रतिष्ठा से काफ़ी पहले, विच देन लेड यू टू राइट योर बुक अयोध्या महात्मा एज वेल। तो उस कहानी, उस घटना के बारे में हमें ज़रा बताइए। आई थिंक ये बहुत पॉपुलर हो चुका है। इट लिटरली वेंट वायरल लास्ट ईयर ऑन प्राण प्रतिष्ठा डे। तो आई थिंक मोस्ट पीपल नाउ रिकग्नाइज मी थ्रू दैट स्टोरी, बट फिर भी और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम के नाम से जुड़कर मेरा नाम जग जग तक पहुंचा, जन जन तक पहुंचा। तो कहानी इतनी सी है कि एक मीडिया ट्रिप पे अयोध्या गए थे और उन्होंने कहा था आप अयोध्या जाइए लेकिन राम जन्मभूमि नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल है, और हमारे साथ कुछ फॉरेन जर्नलिस्ट भी थे। लेकिन जैसे ही हमने धरती पर पांव रखा अयोध्या की, कुछ तो हुआ और हमने कहा कि हम जन्मभूमि के दर्शन किए बिना तो नहीं जाएंगे, आप हमें छोड़ जाइए, अपना ही देश है, देखेंगे, लखनऊ पहुंच जाएंगे कल सुबह तक। तो खैर, थैंक्स टू यूपी टूरिज़्म, उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ा नहीं, उन्होंने दर्शन करवाए। लेकिन उस दर्शन में मुझे ये समझ में आया, टेक्निकली तो हमें सबको पता था कि वहाँ क्या है, हमें सबको पता था कि श्री रामलला टेंट में है, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन जब आप वहाँ खड़े होकर उन्हें देखते हैं तो आपको अपना जीवन निरर्थक लगता है जब उनके लिए मंदिर ना हो। तो और वो कहने में और उसको अनुभव करने में बहुत अंतर है। वो जब आप वहाँ खड़े होते, अब तो भगवान ना करे किसी को वो फिर से अनुभव करना पड़े, लेकिन उस समय वो अनुभव ऐसा था जो आपको ये बताता है कि आप भारतीय हैं, आप सनातनी हैं, आप श्री राम के वंशज हैं, और वो जो एक तंतु जो हमें उनसे जोड़ता है वो आपके अंदर कहीं जीवित है। तो वो स्पंदन मुझे उस दिन अनुभव हुआ और मुझे लगा कि मुझे अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना है, मुझे इस अयोध्या नगरी को आके स्टडी करना है। फिर 2018 में मैंने जाके स्टडी किया, मैप रिक्रिएट किया, अयोध्या की भूमि को बहुत अच्छे से देखा, छोटे छोटे मंदिर से लेकर छोटे छोटे कुंडों से लेकर सरयू और बहुत से मंदिर, बहुत से अखाड़े, बहुत सी कथाएं। तो
2018 में वो किताब आई, 2018 में मैंने स्टडी किया, 19 में फैसला आया कोर्ट का और उसके बाद मंदिर बनना शुरू हो गया और पिछले साल मंदिर का उद्घाटन हुआ। तो और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी 22 जनवरी 2023, मैं रोड ट्रिप पे थी। अच्छा, कहाँ पर? रूरल हरियाणा में, अग्रोहा। इनफैक्ट दैट इज माय, अग्रोहा के जो राजा थे महाराजा अग्रसेन, जो अग्रवाल कम्युनिटी के मूल पुरुष कह सकते हैं, वो अपनी लीनिएज श्री राम से ट्रेस करते हैं थ्रू हिज सन कुश। तो एक तरह से मैं उनकी उस लीनिएज से वंशज हुई। तो मैं वहाँ थी और मैंने गांव में प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ होते, भंडारा होते, कीर्तन होते, हनुमान चालीसा होते देखा। किसी को नहीं पता, कोई मीडिया नहीं था वहाँ पे, कोई रिपोर्टर नहीं था, लेकिन हर व्यक्ति सेलिब्रेट कर रहा था। पूरे रास्ते मैंने दिए जले देखे, पटाखे फूटते देखे। तो वो कहीं हमारे अंदर की जो दबी हुई इच्छा थी, या जिसको मैं बोलूँगी इनहेरिटेड इच्छा थी, कि हमें तो नहीं पता, हमने तो मंदिर को टूटा हुआ ही देखा था। गोस्वामी तुलसीदास जी के समय से हमारे समय तक मंदिर टूटा हुआ था। तो लेकिन हमारे अंदर वो एक इनहेरिटेड विश थी कि ये मंदिर देखें, और आई थिंक हमारा सौभाग्य है कि हमें मंदिर देखने को मिला, या हमारे जीवन काल में मंदिर बन रहा है, बन रहा है। तो वो भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट अनुभव था उस दिन, कि राम इस भूमि की आत्मा के कैसे अभिन्न अंग हैं, ये आपको उस दिन मैं रोड ट्रिप पे थी, ये भी श्री राम का ही कोई चमत्कार है कि मुझे ये अनुभव करना था कि ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, जन जन का अनुभव है। आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे जिनको शायद हिस्ट्री भी नहीं पता होगी, वो भी खुश थे। और बहुत से ऐसे बड़े बुजुर्गों को हमने याद किया जिनकी इच्छा थी कि मैं अयोध्या में राम मंदिर देखूं, लेकिन वो नहीं देख पाए। तो बहुत से उन लोगों की स्मृति आई जिन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत काम किया था, लेकिन उस दिन वो नहीं थे, उससे पहले वो जा चुके थे। तो ये एक सिविलाइजेशनल मूवमेंट है, और मुझे उस मूवमेंट में एक बहुत छोटा सा पार्ट प्ले करने को मिला। या even the fact that I spoke about it on podcasts and it went viral and people connected with it. Even today, Ranveer has reposted those clips, and literally everybody says that I cried after listening to it. And they didn't cry because of my experience, they cried because it resonates with their own experience. तो अगर आपको भारत की स्पिरिचुअल कोशिएंट को देखना है, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड मेजर, कि आप जो फील करते हैं वो जब आप देखते हैं, आपके देशवासी, आपके सधर्मी लोग सब वही फील करते हैं, लेकिन शायद सोशल मीडिया आने से पहले हमारे पास वो शेयर करने के माध्यम नहीं थे। बिल्कुल। तो ये एक आई थिंक अभी तो इट्स बिकम अ स्टोरी फॉर अ लाइफ टाइम टू टेल कि ऐसा हुआ था, अ स्टोरी विद अ हैप्पी एंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा और हमारे दर्शकों को भी कि पिछले साल जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, हम 2 बार माईगव के साथ अयोध्या गए थे और वहाँ बहुत लोगों से बहुत बातचीत की। और वहाँ एक, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा, साल भर हो चुके हैं, लेकिन एक बुज़ुर्ग शख्स से हमारी बातचीत हो रही थी और वो कह रहे थे कि वो जिस गांव से आए थे प्राण प्रतिष्ठा देखने, उस गांव में अब तक मर्दों ने चप्पल नहीं पहने थे, और वो उन्होंने प्रण लिया था कि चप्पल तभी पहनेंगे जब राम जी का मंदिर बन जाएगा। तो ऐसी कितनी कहानियां हमें देखने को मिली। ये हमारी प्राण शक्ति है, ये हमारी प्राण शक्ति और प्राण शक्ति है जो लेटेंट थी, और अभी हमें थैंक्स टू सोशल मीडिया हमें सुनने को मिल रही है। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, जो हर एक इंसान, जिसको कहते हैं कि हर अपना धर्म निभा रहा है अपनी अपनी तरह से, कोई किसी तरह से कर रहा है, कोई पॉडकास्ट करके कर रहा है, तो कोई चप्पल छोड़ के कर रहा है, ताकि वो भूले नहीं। आइडिया इसकी हम भूल नहीं जाए कि हमें ये काम करना है। ये जनरेशन से काम पेंडिंग पड़ा है, किसी ना किसी जनरेशन को ये काम करना है। तो ये कुछ लोगों ने पगड़ी नहीं पहनी थी, कुछ लोगों ने चप्पल नहीं पहनी थी, कुछ लोगों ने मौन व्रत रखा था। मुझे ऐसी भी कहानियाँ सुनने को मिली कि जहाँ
एक स्त्री ने मौन व्रत रखा था कि जब मंदिर बन जाएगा मैं तभी खोलूँगी अपना मौन, और उन्होंने राम नाम जय घोष के साथ अपना मौन व्रत तोड़ा था। तो ये हम सब की जो, जिसको मैं बोलूँ ना, यही हमें जोड़ता है। अदरवाइज क्या है जो मुझे आपसे जोड़ता है? हमारी जो कॉमन आस्था है हमारे देवी देवताओं में, हमारे धर्म के प्रति कि हमारी ड्यूटी क्या है अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, उसी से हम जुड़ते हैं। मैम आपने स्पिरिचुअलिटी की बात करी, मेरे साथ एक घटना हुई थी जो मैं कहना चाहूँगा। ये 2018 की बात है। मैं एक ट्रैवल शो होस्ट कर रहा था और उसके लिए मैं जालंधर गया था। पंजाब के 5 शहरों में शूट था और जालंधर में शूट, अमृतसर में शूट ख़त्म करने के बाद ही मैं गोल्डन टेम्पल गया। और ये 2018 की बात है, तब मैं 25 साल का था। पहले स्कूल, कॉलेज, फिर आप काम में लग जाते हो। स्पिरिचुअलिटी के लिए वक्त आप नहीं निकाल पाते, अपने अंदर झांकने का वक्त नहीं मिलता। लेकिन जब मैं गोल्डन टेम्पल एंटर किया और उसके बाद पूरा राउंड लेने के बाद जब मैं लंगर तक पहुंचा और खाना खाने के बाद जब मैं प्लेट रखने के लिए वो हॉल में गया, तब मैंने देखा कि कुछ 100 बूढ़े अंकल और आंटी और दादाजी और दादी माँ सब खाना बना रहे हैं, सब प्लेटें साफ कर रहे हैं। और मुझे पता चला कि 24 घंटे चलता है एंड पूरी तरह वॉलंटियर। तो तब मेरे आंखों में आई लिटरली गॉट अ लिटिल टीयरी आइड, और उस वक्त मुझे लगा पहली बार कि आई एम सीइंग समथिंग दैट इज गॉड लाइक। मुझे शायद पहली बार कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मुझे लगा कि मैं भगवान के करीब हूँ। ऐसा कोई इंसिडेंट था आपकी ज़िंदगी में? बहुत सारे। मैं बहुत तीर्थ यात्राएं करती हूँ और तीर्थ यात्राएं पढ़ाती भी हूँ अब तो जितनी तीर्थ यात्राएं हैं वो आपको यही सब अनुभव देने के लिए होती थी, क्योंकि जब हम अपनी जीवन यापन में लग जाते हैं, रोज़ की भाग दौड़, जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हम उस परम पिता परमेश्वर के अंश हैं, हम ये भूल जाते हैं। तो जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो हम उस अंश को फिर से अनुभव करते हैं, उससे फिर से जुड़ते हैं। तो ये तीर्थ यात्राओं का एक पर्पज़ है कि जब आप आध्यात्मिक जगहों पे जाते हैं वहाँ आपको आध्यात्मिक एक ऊर्जा मिलती है, जिससे आप उस परम तत्व के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं, या एटलीस्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं उसकी तरफ। तो जितने हमारे तीर्थ स्थल हैं वो आपको यही अनुभव देते हैं। आप आज भी काशी में चले जाइए, यू विल फील अ स्प्रिंग इन योर फीट। बिल्कुल। काशी किसी समय शिव का आनंद वन कहा जाता था, तो वहाँ आनंद अभी भी है। आप जाइए, आपको हर चीज़ में आनंद आएगा, आपको खाने में आनंद आएगा, आपको घूमने में, वहाँ तो लोग लड़ने में भी आनंद लाते हैं। तो वो आनंद की नगरी है। आप वृंदावन चले जाइए, श्रृंगार रस प्रेम की नगरी है, वहाँ आपको हर कोई प्रेम से बात करता है। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा भी है कि वहाँ अगर किसी को मुझे गुस्से से भी बोलना है तो मुझे राधे ही कह के बुलाएगा। तो वो मुझे ये एहसास करवा देता है कि वो राधा तत्व मुझ में भी है। वो मेरा नाम नहीं जानता, लेकिन उसके लिए हर स्त्री राधा है। या वहाँ आपको हर कोई हेलो, हाय, बाय, नमस्ते, एक्सक्यूज मी, एवरीथिंग इज राधे राधे। बिल्कुल राइट। तो हर जगह का अपना एक रंग है, हर जगह आपको अध्यात्म क्या है, आपका अपने स्वरूप में, जो आपका असली स्वरूप है, जो आपका रियल आइडेंटिटी है, उसके पास जाना इज अध्यात्म। It's not something outside you, it's inside you. So I always say pilgrimage is a journey outward to travel inward. तो ये, और हर तीर्थ स्थल भारत का, अब हम तीर्थ स्थलों को टूरिस्ट स्पॉट बना दें तो ऑब्वियसली उसमें वो ऊर्जा नहीं रहेगी, लेकिन अगर वो तीर्थ स्थल ही है तो आपको वहाँ पर एक आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी जो आपको स्वयं के निकट ले जाएगी, जो आपको आपके जो अल्टीमेट गोल है, मोक्ष, लिबरेशन, उसकी तरफ ले जाएगी। बिल्कुल। मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एकदम बचपन से आपने भारत देश की कई जगहों में आप घूम तो चुकी है, आप रह भी चुकी है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप 10 स्टेट्स में रह चुकी है, 15 शहरों में रह चुकी है। भारत देश के बारे में, क्योंकि आई हैड द गुड फॉर्चून, काम के सिलसिले में 4 शहरों में रहा हूँ, कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली, बम्बई, बहुत शहरों में काम करने के लिए घूमा हूँ ट्रैवल शो के दौरान, जम्मू से लेके त्रिवेंद्रम तक। और भारत के बारे में इतनी चीज़ें मैंने जानी। हर 200 किलोमीटर में आबोहवा बदल रही है, भाषा बदल रही है, खाना बदल रहा है, कल्चर बदल रहा है, लेकिन वो सिमिलैरिटीज़ भी है। जैसे कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बानी।
तो एक एक कोस में पानी की क्वालिटी बदल जाती है, 4 कोस पे भाषा बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो सिमिलैरिटीज़ भी, जैसे त्रिवेंद्रम में भी और पंजाब में भी जो लोग मुझे पहली बार मिल रहे हैं, घर पे बैठ के खाना ऐसे खिला रहे हैं एज ए 5 साल से जानते हैं। तो ये आप जो इतनी जगहों में रही, भारत के बारे में क्या क्या आपने महसूस किया, क्या क्या जाना? मुझे भारत में आप कहीं भी छोड़ दीजिए, मुझे अपना ही लगता है। मुझे एक तो वो पराया है ये फीलिंग कहीं नहीं आती भारत में, और वो उसका प्रमुख कारण है भारत के लोग। मैं आपको मतलब मैं बहुत जगह पे रही क्योंकि मेरे पिताजी डिफेंस में थे पहले, और फिर मैं अपने काम के सिलसिले में बहुत जगह रही, भारत के बाहर भी और भारत में भी। तो भारत में आपको, जैसे मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मुझे एक साउथ इंडियन से क्या जोड़ता है? मैं किसी से कहूँ कि ये तो हनुमान है, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन। मैं बोलूँ ये तो शकुनी है, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन। वी ऑल इनहेरेंटली अंडरस्टैंड दैट। बिल्कुल। हम उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम वही त्योहार मनाते हैं। अब कल मकर संक्रांति आएगा, मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाया जाता है, एक ऐसा कोना नहीं है जहाँ नहीं बनाया जा सकता। अब बहुत लोग बोलेंगे हम अलग चीज़ बनाते हैं, नहीं, सब जगह तिलगुड़ ही बनता है, सब जगह तिल से ही मनाया जाता है। अब उसके एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकते हैं। मैंने एक पुस्तक लिखी थी नवरात्रि पर, एडिट की थी डॉक्टर विवेक देबरॉय के साथ। उसमें हमने भारत के 16 क्षेत्रों में नवरात्रि कैसे मनाई जाती है उसको डॉक्यूमेंट किया था, इंक्लूडिंग नेपाल। तो हमने ये पाया सेम देवी हैं जिनकी पूजा होती है, सेम तिथियां हैं, लेकिन किस तरह से मनाया जाता है वो एकदम अलग है। कहीं उसको मिट्टी की मूर्त से पूजा जाता है, कहीं कलश से, कहीं फूलों से, कहीं हल्दी की गांठ से, कहीं मूर्ति से, कहीं मंत्र से, कहीं यंत्र से, लेकिन देवी वही है, तिथियां वही हैं। सो द टाइम एंड स्पेस इज द सेम, बट द वे वी एक्सप्रेस इज डिफरेंट। सो मैं आपको बता, जब हम छोटे थे, कॉलेज में थे, तो बहुत ऑप्शंस इंडिया में नहीं थी फॉर एनीथिंग, एनी कंज्यूमरिस्ट थिंग। सो लेट्स से कपड़ा, सो हम लोग खादी आश्रम जाते थे, कपड़ा लेकर आते थे, सेम कपड़ा मिलता था क्योंकि उसमें 3-4 ही ऑप्शंस होते थे। और उससे, लेकिन उसको हम काट छांट के ऐसी ड्रेसेस बना लेते थे कि हर ड्रेस अलग लगती थी। वही हमारे त्योहारों का और हमारे कल्चर का है, बेस सेम है, but the way you express it, the way you celebrate is slightly different, because हमारा creative expression सबका अलग है। So it also gives us a lot of opportunity to be creative. So these were all creative rituals. हम कुछ भी outsource नहीं करते थे events की तरह। तो अगर आप दिवाली है तो आप घर पे दिए खुद बनाएंगे, सफाई खुद करेंगे, रंगोली खुद बनाएंगे, फूल खुद सजाएंगे, सब कुछ हम खुद करते थे। तो it gave us those windows of opportunities to be creative. And arts and crafts jo the, they were a part of living it, not something to outsource and get the best thing done. It doesn't matter, everybody, even today if you travel in the villages of eastern India especially, you will see every house is painted beautifully by the people themselves everywhere. So मेरे हिसाब से हमें जो बेस में जोड़ता है वो हमारी आस्था है, वो हमारे जो कॉमन बिलीफ हैं ऑन फॉलोइंग आर धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऑन फॉलोइंग आर वर्णाश्रम धर्म, वो हम अभी भी मोर और लेस फॉलो करते हैं। कभी कभी भूल जाते हैं बट मोर और लेस फॉलो करते हैं। और हमारी आस्था, कॉमन आस्था जो है देवी देवताओं में, वो हमें जोड़ती है। बिल्कुल। एक ऐसे यात्रा की बात करते हैं जिसके बारे में पूरे दुनिया में बात की जाती है, महाकुंभ। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि महाकुंभ के इतिहास के बारे में हमें ज़रा सा बताइए, ओरिजिनेशन के बारे में ज़रा सा बताइए। देखिए, ये बहुत इसमें कुंभ मेला बोलते हैं जी, राइट। तो इसमें 2 वर्ड हैं, कुंभ और मेला, इन दोनों शब्दों को समझ लेते हैं। कुंभ जो है उससे हम कहते हैं पूर्ण कलश, जो भरा हुआ कलश होता है। ये हमारे अष्टमंगल चिन्हों में से एक है, एक मंगल चिन्ह है। तो आप देखिए, आप घर में या कहीं पर भी कोई भी मंगल कार्य करते हैं तो सबसे पहले एक घट स्थापना करते हैं, मंगल घट की स्थापना करते हैं, और ये भी पूरे भारत में कॉमन है। बिल्कुल। आप अगर देवी का भी आवाहन करते हैं, किसी देवता का भी आवाहन करते हैं, तो वो कलश में करते हैं। इनफैक्ट आपको बहुत प्राचीन देवी मंदिर जो मिलेंगे, वहाँ मूर्ति नहीं, वहाँ कलश मिलेगा, कलश की ही पूजा की जाती है।
तो कलश जो है वो हमारे सबसे शुभ चिन्हों में आता है, पूर्णता दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, ओवरफ्लोइंग वेल्थ. And wealth, when we say, we don't mean money only. Money is only one of the 8 types of wealth that you can have. बाकी 2-3 आप हमें बता पाएंगे? हेल्थ, ऑफ कोर्स. ठीक है, फैमिली, फ्रेंड्स, अच्छी लाइफ, यू नो, हैविंग गुड रिसोर्सेज विद यू. यू मे हैव मनी बट यू मे नॉट हैव रिसोर्सेज. यू नो, बैंक में बहुत पैसा पड़ा है लेकिन आप झोपड़ी में रह रहे हो. यू हैव रिसोर्सेज and you have time to enjoy. बिल्कुल. Even time is a kind of luxury. बिल्कुल. So धान्य, good food, you know, good food if you have, तभी आप अच्छी हेल्थ ला पाओगे, जो हमारा आज का सबसे बड़ा चैलेंज है. तो anyway, so पूर्ण कुंभ जो है वो हमारी ओवरफ्लोइंग वेल्थ को डिपिक्ट करता है. अब कहानी के रूप में ये सागर मंथन की कहानी से आता है. जब धन्वंतरी जो हैं अंत में, सागर मंथन के अंत में एक कलश लेके, अमृत का कलश लेके आते हैं और उस कलश को लेके देवताओं और असुरों में झगड़ा होता है. उस झगड़े में उसकी 4 बूंदें, ऐसा बोला जाता है, 4 जगह पर गिर गई और उस 4 जगह पर हमारा कुंभ मेला होता है, ऐसा बोलते हैं. फिर ज्योतिष में कुंभ राशि भी होती है, एक्वेरियस जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, और उसका चिन्ह भी एक कुंभ है. अब बहुत लोग उससे भी कुंभ को जोड़ते हैं, लेकिन वो कुंभ केवल हरिद्वार का कुंभ है, बाकी 3 कुंभ नहीं है. तो क्योंकि कुंभ जो है हमारे, वो एक सर्टन कॉस्मोलॉजिकल टाइम साइकिल में चलते हैं, इसीलिए 12-12 साल के बाद आते हैं. तो एनीवे, तो कुंभ ये हो गया जिसको हम कथा से भी जोड़ सकते हैं और उसको एक प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, पूर्णता का एक चिन्ह मान सकते हैं. दूसरा वर्ड है मेला. मेला ऑफ कोर्स मिलने से आता है, मीटिंग ऑफ पीपल. तो मीटिंग किसकी होती है? मेला है तो मिलेंगे तो लोग. तो अब मेल होता है साधुओं का और गृहस्थों का. साधु जो हैं हमारे, वो भारत भर में रहते हैं. बहुत से लोग कंदराओं में रहते हैं, हिमालय की कंदराओं में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तीर्थ स्थलों पे रहते हैं, गांव शहरों में भी रहते हैं. तो वो सब साधु कुंभ के समय, कुंभ स्थली जो इस बार प्रयाग है, वहाँ आते हैं. और जो गृहस्थ जीवन लोग हैं, गृहस्थी लोग हैं, वो भी अपना घर छोड़ के वहाँ आते हैं. अब कहाँ आते हैं? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. दे कम ऑन अ लैंड which has newly formed with the receding waters of the rivers. तो 2 महीने पहले तक अगर आप प्रयाग जाते तो वहाँ पानी था, जहाँ आज कुंभ मेला हो रहा है वहाँ पानी था. तो जब पानी छोड़ता है, पानी पीछे होता है, उससे जो भूमि बनती है उस पे, सो इट्स अ टेम्परेरी लैंड. वो अगले साल फिर वो भूमि पानी के नीचे चली जाएगी. इट्स अ टेम्परेरी लैंड जिसपे एक टेम्परेरी नगरी बसती है फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम. और वहाँ पर सन्यासी संसार में आते हैं टेम्परेरीली, और सांसारिक लोग सन्यास की तरफ जाते हैं टेम्परेरीली. ये कुंभ मेले में मेल का मतलब है. तो सांसारी और साधुओं का मेल, साधुओं का भी आपस में मेल. अगर आप साधुओं की ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो हमारे 13 मेन अखाड़े हैं और बहुत से और संस्थाएं हैं. जो बड़े अखाड़े हैं उनके आगे छोटी छोटी यूनिट्स हैं, और बहुत सारे न्यू एज हमारे संस्थाएं भी हैं, धार्मिक संस्थाएं भी हैं. वो सब के सब आते हैं किस लिए? मंथन करने के लिए. क्या मंथन करने के लिए कि समाज को क्या चाहिए, आगे क्या करना है. मैंने पिछले कुंभ में बहुत से साधुओं से बात की, नागा साधुओं से, जो ऐसे ही अपनी धुनी के पास बैठे होते हैं. आप उनके पास बैठ जाइए. पहली नज़र में तो आपको ये लगेगा कि इनका दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, ये तो दुनिया त्याग के बैठे हैं. लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ वेल इन्फॉर्म्ड दे आर एंड हाउ वरिड दे आर, यू नो, अबाउट द इल्स इन द सोसाइटी. सो मेरे पास एक मेरे यूट्यूब चैनल पे एक छोटा सा रिकॉर्डेड क्लिप है एक नागा बाबा का. उन्होंने कहा कि मैं इस देश के युवा को ड्रग्स के मेनेस से बचाना चाहता हूँ. बोला ये युवाओं को खा रहा है, मैं इनसे बचाना चाहता हूँ. वो उसमें उस एरिया में काम कर रहे हैं. तो ऐसे जिसका अलग अलग इंटरेस्ट है वो उसके हिसाब से काम करते हैं. तो साधु संसार से बाहर होकर भी संसार की चिंता करते हैं और ये उनका धर्म है.
जिस तरह अगर हम रामायण में भी पढ़ते हैं तो जो ऋषि मुनि होते थे वो संसार को का बैलेंस बनाए रखने के लिए जो करने की आवश्यकता होती थी वो करते थे। तो आज के ऋषि मुनि भी वो करते हैं। तो ये करते हैं। और जो सांसारिक लोग हैं वो कुछ दिन अपना सांसारिक जीवन छोड़ के वहाँ पर एक साधुवत रहने का प्रयास करते हैं। वो मिनिमलिस्ट। अब कुंभ मेला जो है वो एक मिनिमलिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आई मीन इतना मिनिमलिज्म कि नागा साधु तो कुछ कपड़े भी नहीं पहनते, लाइक वी हैव नथिंग, राइट। देन अब हमारे जैसे लोग भी जब जाते हैं, वी लिव ऑन मिनिमम, यू लिव इन द बेसिक फैसिलिटीज, you would be surprised to see so many people walk to कुंभ मेला। अपने अपने गाँव से लोग चल के आते हैं। एंड देर आर women जो एक गठरी सिर पे रख के पूरा पैदल चलती हैं अपने गांव से। कोई 200 किलोमीटर, कोई 400, कोई 500 किलोमीटर चल के आता है। मिनिमलिस्ट, एक गठरी सिर पे एंड दैट्स इट। खाना मिनिमम, ऑल्दो खाने की वहाँ कोई कमी नहीं होती, आपको हर तरफ खाना मिलेगा। भंडारे इतने चल रहे होते हैं कि आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर आप खरीद के खाना चाहें तो वो ऑप्शन भी रहता है। लेकिन फिर भी लोग मिनिमम खाने पे रहते हैं। देयर आर कल्पवासीज who spend a substantial time in कुंभ मेला। उनके लिए एक अलग अरेंजमेंट होता है, उनको एक छोटा टेंट या एक कुटिया जैसा कुछ दिया जाता है। तो वो एक अनुष्ठान है जहाँ पर आइदर अकेले और कपल्स वो लोग आकर कल्पवास मतलब थोड़े समय के लिए वहाँ वास करते हैं। वो सुबह 3 बार स्नान करते हैं गंगा में, एक टाइम भोजन करते हैं और भजन कीर्तन जप तप करते हैं, कथाएं सुनते हैं। तो ये अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। और अगर मैं मॉडर्न मैनेजमेंट पार्लेंस में बोलूँ तो हमें हर डेमोग्राफी वहाँ मिल जाती है। आपको गरीब से गरीब और अमीर से अमीर मिल जाएंगे। आपको क्यूरियस फॉरेनर्स से लेकर जस्ट क्यूरियस यंगस्टर्स, जेनजी से लेकर सीरियस स्पिरिचुअल सीकर्स मिल जाएंगे। आपको कथावाचक मिल जाएंगे, आपको ट्रेडर्स मिल जाएंगे। One big aspect that we tend to miss sometimes in the media jargon is that Kumbh Melas were also big for traders, because wherever there is a gathering of people, it's a great place to showcase your products and services. प्रयाग में स्पेशली कुंभ मेला होता है त्रिवेणी संगम पे, okay? और त्रिवेणी जो है उसे तीर्थराज प्रयाग कहते थे उसे इनिशियली, इसीलिए जब उसका नामकरण दोबारा से हुआ तो उसे प्रयागराज कहा गया। ओरिजिनल नाम जो हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है वो तीर्थराज प्रयाग है। तो अब तीर्थराज क्यों कहते हैं उसे? त्रिवेणी संगम की वजह से। 3 नदियाँ तो फिजिकली हमें दिखती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। उसे हमने माना है कि ये ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग का संगम है। सरस्वती जो है वो ज्ञान मार्ग है, वो दिखाई नहीं देती। ज्ञान आपके अंदर होता है, वो दिखाई नहीं देता। यमुना जो है वो भक्ति मार्ग है, वो थोड़ी दिखती है, थोड़ी छुपी रहती है। और गंगा जो है वो कर्म मार्ग है, जो आप जो भी कर्म करते हैं वो सबके दिखाई देता है। तो ये एक है, ये बहुत सुंदर सी एक एनालॉजी है। फिर उसे हम हमारे शरीर में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी भी मानते हैं। ईड़ा हम गंगा को मानते हैं, पिंगला हम यमुना को मानते हैं और सुषुम्ना हम सरस्वती को मानते हैं। ईड़ा पिंगला हमारी चलती रहती हैं, दिखती है, सुषुम्ना दिखती नहीं है। मैम अगर आप बुरा ना माने, इन तीनों चीज़ों का मतलब हम पूछना चाहेंगे। ईड़ा इज द हमारा जो स्वर चलता है नाक में। अच्छा। तो द लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज से जो हम लेते हैं सांस वो ईड़ा है, और जो राइट से लेते हैं वो पिंगला है। अच्छा। और जो उनके बीच में जो साधु अचीव करने की कोशिश करते हैं कि दोनों से बराबर चले, दैट्स सुषुम्ना। अच्छा। ये योगिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। ज़्यादा डीप हो रहा है तो आई कैन कीप इट। नहीं मैम, हम तो बातें ही कर रहे हैं ताकि हम और डीप जाए। ठीक है, तो ये है। और इसे बहुत से लोगों ने उसे एक जीवंत श्री चक्र भी माना है, बिकॉज श्री चक्र के भी टॉप पर एक ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो इसलिए ये तीर्थराज प्रयाग है। और इसका जो कुंभ है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। कुंभ तो चारों जगह पे होता है। तो to come back to your original question, Kumbh Mela means
अ मेला फॉर द प्रॉस्पेरिटी, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, कहीं मैंने लिखा हुआ नहीं पढ़ा है कि आप जब आपका वहाँ आने से मे योर पॉट ऑलवेज बी फुल, आपके जीवन का कलश हमेशा पूर्ण रहे। और क्या ये कलश का मतलब तीनों चीज़ों से हम कह सकते हैं कि वेल्थ, आपका पेट और आपका मेंटल कलश भी? जी। हमारे शास्त्रों में कलश को ऐसा माना गया है कि विष्णु उसके ऊपर रहते हैं, गर्दन में शिव रहते हैं, जो नीचे का पार्ट होता है उसमें ब्रह्मा रहते हैं और बीच के पार्ट में मातृकाएं देवियां रहती हैं। तो वो हमारे सारे के सारे जितने देवी देवता हैं उनका भी एक स्वरूप है। बिल्कुल। ठीक है। और उसके अंदर जो जल भरा रहता है वो ये संसार है, तो दे कंटेन द वर्ल्ड विद इन देम, तो ये भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुंभ मेला जो है वो एक इट्स अ मॉडर्न डे पार्लेंस में बोलूँ तो इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस, ओपन आर्किटेक्चर कॉन्फ्रेंस। ओपन आर्किटेक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है। तो जब अंग्रेज़ों का ज़माना था, कुंभ मेला तब भी होता था और एडमिनिस्ट्रेशन को उसका देखना पड़ता है कि सारा इंतज़ाम है। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बोला कि ये इतने लोग आते कैसे हैं। पहले तो उन्हें ये समझ में नहीं आया कि इतने सारे लोग एक जगह एक समय पे इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला इनको किसने इनवाइट किया। पीपल सेड नोबडी। दे सेड हु इज गोइंग टू होस्ट देम? नोबडी। But how did they know when to turn up? And they say it's our Panchang. They just know through the Panchang, and this anecdote to me is the power of Panchang. You can follow any date, calendar, any, the internationally accepted norms of calendars, but the power of Panchang is best seen at Kumbh Melas, where everybody turns up. They just know the Tithi. Makar Sankranti, जब गुरु वृषभ राशि में है, सूर्य मकर राशि में है, तो प्रयागराज पहुंच जाइए। जब गुरु कुंभ राशि में है, जब सूर्य मेष राशि में है, तो हरिद्वार पहुंच जाइए। जब गुरु सिंह राशि में है और सिंह में है सूर्य, तो नासिक में पहुंच जाइए। इस तरह से ये जो हमारी सेलेस्टियल कॉन्फ़िगरेशंस हैं इनको हम फॉलो करते हैं। और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जो है बृहस्पति और गुरु, उनका दूसरा नाम गुरु भी है और इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। उनका एक साइकिल इज़ 12 ईयर्स। तो जब गुरु उसी स्थान पर वापस आ जाते हैं तो हमारे यहाँ कुंभ मेला होता है। एक्चुअली कुंभ मेला ऑलमोस्ट हर पुरानी रिवर पे होता है। साउथ इंडिया में उसे पुष्करम कहते हैं और नॉर्थ में ये 4 जगहों को हम कुंभ मेला कहते हैं। मैम, 2025 के कुंभ में हर बार का कुंभ मेला हिस्टोरिक, आइकॉनिक, पाथ ब्रेकिंग होता ही है। 2025 के कुंभ मेले में और भी कुछ वजह है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहली बार होने वाली है। इनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद कहना गलत नहीं होगा कि कुंभ मेला इज़ गोइंग डिजिटल फॉर वन ऑफ द वेरी फर्स्ट टाइम्स। AI पावर्ड सर्वेलेंस होने वाला है, 2750 CCTV कैमराज रहने वाले हैं, इंक्लूडिंग 328 AI इनेबल्ड कैमराज। RFID रिस्ट बैंड्स होने वाले हैं, जो कुछ सालों पहले तक सिर्फ पार्टीज में होते थे, अभी वैसा बिल्कुल नहीं है। सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पिलग्रिम्स को प्रोवाइड किया जाएगा उन रिस्ट बैंड्स के साथ। डेडिकेटेड मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ड्रोन्स रहेंगे डिप्लॉयड एरियल मॉनिटरिंग के लिए। पहली दफ़ा गूगल ने इंटीग्रेट किया है एक टेम्पररी सिटी ऑफ महाकुंभ इनटू इट्स नेविगेशन सिस्टम। ये तो पहली बार हो रहा है गूगल में। सो कुंभ मेला इज़ क्वाइट लिटरली गोइंग डिजिटल। आप कुंभ मेला अटेंड कर चुकी है, आपने किताब लिखी है इतनी सक्सेसफुल। आप मुझे बताइए कि आपकी राय क्या है ओवर कुंभ मेला में इतने डिजिटल एडवांसमेंट्स का, और कितना ज़रूरी था ये? See, as the number of people go up, not going digital is not an option. You have to go digital. And digital आज सबके हाथ में है, सबके मोबाइल फ़ोन में है। UPI हम यूज़ करते हैं, तो why not कुंभ? कुंभ को हम अलग तो नहीं रख सकते। My only small little concern is कि जो हमारा भक्ति भाव है उसे हम सिस्टम एंड प्रोसेसेस में नहीं उलझाते। कि आपके पास रिस्ट बैंड नहीं है तो आप अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि एक स्पॉन्टेनिटी है। एक हमारे कुंभ में जो सेरेंडिपिटी जिसको हम बोलते हैं, कि आप किसी से टकरा गए और आपकी आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया, कुछ
बिजनेस कॉन्टैक्ट मिल गया, कुछ भी हो सकता है, आप किसी से भी टकरा सकते हैं. तो आई जस्ट होप दैट वी डोंट गो ओवरबोर्ड and restrict that free flow of creative energy, spiritual energy. Otherwise, all these things, I don't think in the kind of security threats we have today, not having surveillance is not a option. Not having emergency response services is not an option. Not having lost and found kind of things is not an option. Although with mobile phones, half the things, I mean, आई रिमेंबर लास्ट टाइम मैं जब मैं गई थी, मैं अकेले गई थी, तो मेरा सबसे पहला एक लाइट हार्टेड कमेंट ये था कि मैं अकेले जा रही हूँ तो कुंभ मेले में खो भी नहीं सकते. लेकिन वहाँ जाके मुझे लगा कि अब कुंभ में खोना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. और ये किस साल की बात है? ये पिछले कुंभ में, तो 2019 का अर्ध कुंभ जो था उसमें, तो वो भी बहुत बड़े स्केल पे था. तो अभी because of our mobile phones also, it's not easy to get lost unless your mobile phone is lost, in which case your identity is lost. You are nobody. You don't exist if your mobile phone is not there with you. So उन चीज़ों को I hope it has been taken care of. बिल्कुल. मैं सोच रहा था कि आप जिन नागा बाबास की बात कर रही थी, और सिर्फ वो नहीं, इतने बुजुर्ग भी है जो जाते हैं नागा बाबास के पास, तो आई एम वेरी श्योर स्मार्टफोन वो कैरी ही नहीं कर रहे, और शायद करते हैं, शायद बहुत जन ऐसे भी है ना जो मैम नहीं करते. हाँ, बहुत जन ऐसे भी है जो नहीं करते. तो उनके लिए शायद वो ऐप की सुविधा वो ना इस्तेमाल कर सके, लेकिन वो रिस्ट बैंड से शायद वो सुविधा वो इस्तेमाल कर सके कि कहाँ है या कहाँ जा सकते हैं. आई थिंक जो हमारे साधु समाज के लोग हैं वो अपने अखाड़ों में जाते हैं. उनका दे आर एसोसिएटेड टिपिकली विद अखाड़ास, और वो अपने अखाड़े के साथ ही रहते हैं. और जो कल्पवासी हैं उनके लिए अलग अरेंजमेंट होता है, जो शाही स्नान होता है उसके लिए अलग अरेंजमेंट होता है. लेकिन जो रैंडम लोग जाते हैं, आपके हमारे जैसे लोग कि किसी भी दिन पहुंच गए, किसी भी दिन वापस आ गए, उनके लिए ये सिस्टम शायद ज़्यादा चाहिए. बिल्कुल. क्योंकि साधु जो हैं वो हमें साधु लगते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही एक सुनिश्चित या एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड संस्था के हिस्सा होते हैं. वो ऑर्गेनाइजेशंस हमें समझ में नहीं आती, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, बट दे हैव अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ हु विल बी वेयर. अनुराधा जी, आपने अपनी किताब में लोटस इन द स्टोन जो आपने लिखी है आपके पहले कुंभ मेले के एक्सपीरियंस के बाद, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुंभ में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको आप किस तरह डिस्क्राइब करना चाहेंगी किसी ऐसे शख्स के पास जो अब तक कुंभ नहीं गए हैं? बाय दैट आई मीन मेरी तरफ और मेरे जैसे की तरफ. सो मुझे लगता है कि हमने सतयुग नहीं देखा, हम कलयुग में हैं. तो कुंभ आपको एक झलकी दिखाता है सतयुग की, आपको एक अवसर देता है सतयुग को जीने का, एंड ये देखने का कि अगर हमारा समाज जैसा होना चाहिए, अगर हर कोई वैसा हो, तो उसकी झलक आपको कुंभ मेले में अनुभव होती है. उसके मैं आपको उदाहरण देती हूँ. मैं जब पहले दिन कुंभ में थी, तो एक डर कि इतने सारे लोग हैं, कोई भी आपका बैग छीन के भाग सकता है, आपको हार्म कर सकता है. यू आर वेरी guarded, very very guarded. By evening I loosened up. By second day I would keep my bag and I knew nobody is going to touch it. Wow. That is the kind of energy. वहाँ पर अगर आप समोसा चाय भी खा रहे हैं, if you try to pay them, they'll say पहले आप खा लीजिए, अच्छा लगे तो दे देना. क्या बात. नहीं तो मत दे, नहीं भी दिया तो ठीक है. वहाँ पर जितने वहाँ पे कर्मचारी थे, स्पेशली पुलिस के, आप उनसे कुछ भी जाके पूछिए, वो हाथ जोड़ के जवाब देते थे, विच इज़ वेरी अनलाइक देम आउटसाइड द कुंभ मेला ग्राउंड्स इन एनी सिटी. हाँ, आउटसाइड कुंभ मेला ग्राउंड एनीवेयर. करेक्ट. तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जिस भाव से सब लोग जाते हैं, वो हर कोई बिहेव कर रहा है ठीक से, तो वो अपने आप सतयुग बन जाता है. तो ये मेरे लिए एक लाइन में यही कहूँगी कि वो एक सतयुग को अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको उसकी झलक कुंभ में मिल जाएगी. तो मैम काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि एक आइडियल वर्ल्ड, आइडियल भारत जो होना चाहिए, वो उन कुछ दिनों के लिए कुंभ मेला में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. क्योंकि हर कोई ये जानता है कि मैं यहाँ धर्म से आया हूँ, यहाँ पर मेरा जो भी कर्म होगा वो धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए. एक सौहार्द, एक अपनेपन का भाव. मैंने अपनी पुस्तक में भी ये इंसिडेंट लिखा है कि मैं करीब 10 दिन थी वहाँ पर,
तो एक दिन मैं सुबह संगम पर केवल फ़ोटो खींचने गई थी, फोटोग्राफी के लिए जा रही थी। तो आई डेंट कैरी अ चेंज, आई डेंट गो फॉर टेकिंग अ डिप, मैं केवल फोटोग्राफी करने जा रही थी। और उस पूरी बोट में मेरे सिवाय एक और महिला थी जो बिहार से आई थी और वो अपने पति के साथ थी। और उन्होंने मुझे बोला कि आप डुबकी लगाइए। आई सेड नहीं, आज नहीं लगा सकती, मैं कल लगा चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, जब यहाँ संगम तक आ गए तो लगाइए डुबकी। तो मैंने बोला मैं कपड़े नहीं लाई। उन्होंने अपने बैग से एक साड़ी निकाली, लो पहनो और लगाओ डुबकी। क्या बात है। हाँ, लगा ली। अब उन्होंने इतने प्यार से, इतने अपनेपन से कहा कि हमने डुबकी लगा ली। अब वो गीली साड़ी थी। उन्होंने मुझसे साड़ी ली और बोला मैं जब अपने कपड़े सुखाऊंगी इसको भी सुखा दूंगी, और उसके बाद हम अपने अपने रास्ते। तो ये भाव हमें बहुत अधिक आम जीवन में नहीं देखने को मिलता है, और ये मुझे कुंभ मेले में पग पग पे देखने को मिला कि हर कोई विनम्र है, हर कोई। इतनी सारी पुस्तकें, आई मीन अनफॉर्चुनेटली आज हमारे इवन हमारे जो विद्या के गढ़ हैं काशी, वहाँ पर भी पुस्तक की दुकानें बंद हो रही हैं। लेकिन कुंभ मेले में यू आर नेवर आउट ऑफ साइट। मुझे हर जगह पुस्तकें देखने को मिली, लोग पुस्तकें दान कर रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं, कथा वाचन हो रहा है, कथा सुन रहे हैं कहीं भी। और बड़े बड़े संत महात्मा जो अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको ऐसे आपके मेरी तरह बैठे होते हैं। आप किसी के पास भी जाके बैठ जाइए, it's like I said, it's an open architecture. There's nothing planned, but somehow there is some rhythm in that chaos. जैसे मतलब मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक फ्रेज आ रहा है मेरे जहन में, द मेथड बिहाइंड द मैडनेस, जो केओस के बारे में आपने कहा। जी, बट वो सेल्फ ऑटो मोड पे है। देयर इज नोबडी कंट्रोलिंग इट। वो अपने आप चल रहा है। अगर कोई देख रहा है कि महात्मा के पास बहुत रश है तो वो अगले के पास चले जाएंगे। एक हर कोई एक अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ आया है। तो या ये उनके दिमाग में है कि इस धरती पे हमें कुछ ऐसा नहीं करना है कि मुझसे पाप हो जाए। वो कहते हैं ना कि हर जगह के पाप करके आप प्रयाग में धो सकते हैं, लेकिन प्रयाग में पाप किया तो कहाँ धोगे जी। तो इसलिए वो भी शायद कहीं ना कहीं हमारी साइकी में रहता है। लेकिन या फिर हम जो भी 4, 5, 10 दिन वहाँ बिताते हैं, वो हम भी एक अपनी तरफ से कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करके आना चाहते हैं। लेकिन वो जब वो इच्छा लाखों लोगों की होती है तो सतयुग बन जाता है। अनुराधा जी, आप 10 दिन थी वहाँ, आपने ऐसे कोई किस्से देखे जैसे आप 10 दिन थी, कोई 5 दिन रहता है, कोई 7 दिन रहता है, निकलने के दौरान या उस वक्त में अच्छी दोस्ती हो गई हो लोगों के बीच में? आप जब शायद आए थे अकेले या वापस जा रहे हैं लाइक माइंडेड लोगों के साथ रिश्ते बना के, दोस्ती बना के, ऐसे किस्से देखे आपने? So I would pick up your phrase like minded. हाँ, You should go to Kumbh to meet people who are not like minded. लाइक माइंडेड तो आपके आसपास मिल ही जाते हैं जी। ठीक है, वहाँ आप उन लोगों से मिलिए जो आपके जैसे नहीं है, जिनकी दुनिया एकदम अलग है। चाहे वो अलग स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से आते हों, देश के किसी अलग भाग से आते हों, विदेश से आते हों, या वो साधु जो 12 साल में एक बार ही अपनी तपस्या छोड़ के आते हैं। तो उन लोगों से मिलिए जो आपके जैसे नहीं हैं। आपके जैसे लोग तो आपके आसपास आपको मिल ही जाएंगे। तो मेरी एज सच किसी से दोस्ती नहीं हुई, क्योंकि आप मिलते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इतने सारे कल्चरल प्रोग्राम्स थे वहाँ पर, इतने सारे। आई मेट अ ट्रूप ऑफ मलेशियन आर्टिस्ट हु वर परफॉर्मिंग रामायण। तो आप सोचिए, कुंभ में आके आपको मलेशिया से आके कोई वहाँ की रामायण की कहानी सुना रहा है। मेरे को याद है ये पांडवानी, उनका नाम भूल रहा है, तीजन बाई जी की पांडववाणी सुनने को मिली। बहुत बड़े बड़े कलाकार जिनके सामने आप बैठ के सुन सकते हैं। मैंने एक हास्य कवि सम्मेलन सुना, जो मैंने बहुत शायद मैंने कभी नहीं सुना जीवन में। लाइव टीवी पे तो हम देखते हैं। एंड देन यू रियलाइज द टैलेंट दैट दिस कंट्री हैज़ एंड द एनर्जी दैट दिस कंट्री हैज़। तो आई वुड से कि आप जाइए और वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस कीजिए जो आपने अभी तक नहीं की हैं एक्सपीरियंस। इफ़ यू गेट स्टक विद लाइक माइंडेड, देन यू आर शटिंग ऑफ 99% ऑफ कुंभ। नहीं, व्हेन आई मेंट
व्हेन आई सेड लाइक माइंडेड, मैं कहने की कोशिश ये नहीं कर रहा था कि जैसे कोई आईटी में काम करता है तो ऐसे ही एक और आईटी इंसान, जैसे कोई जा रहे हैं स्ट्रेस में है, कुछ जवाब ढूंढना चाहते हैं, 5 दिन के लिए शांति चाहते हैं, और कोई और जो शायद बिल्कुल अलग, नॉर्थ ऑफ इंडिया से, कोई साउथ ऑफ इंडिया से, जो बिल्कुल अलग काम करते हैं, शायद बिजनेस करते हैं, लेकिन शायद खोज वही रहे हैं, अपने आप को खोज रहे हैं, शांति खोज रहे हैं। तो ऐसे इंसानों के बीच में बहुत ऐसे मिलते होंगे, नहीं? वहाँ सभी ऐसे हैं, वहाँ सभी ऐसे हैं जो कुछ खोज रहा है। देखिए, जिस दिन आपकी खोज खत्म हो गई उस दिन तो आपको घर से बाहर रखने की कदम आवश्यकता ही नहीं है। तो आप वहाँ जा रहे हैं तो कुछ तो खोज रहे हैं, चाहे वो आपकी एक जनरल क्यूरोसिटी, जिज्ञासा ही हो, या फिर वो आपकी एक प्रोफेशनल कमिटमेंट हो। अरे मुझे कुंभ कवर करना है, मैं क्रिएटर हूँ, मुझे तो कुंभ करना ही है क्रिएट। तो इन सब के बीच में कुछ भी रीज़न हो सकता है, या आप अपनी साधना करने जाएं कि ये एक पवित्र समय, एक पवित्र भूमि है और उस पर मुझे भी उसका पुण्य फल कमा के आना है, या आप गंगा में डुबकी लगाना चाहते हैं जहाँ करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं। और मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि अगर हमारे पूर्वजों ने कोई प्रथा आरंभ की थी तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। बिल्कुल, ठीक है, वो कारण हमें शायद ना समझ आता हो, लेकिन अगर हम अपने आप को स्मार्ट समझते हैं तो जिनसे हम निकले हैं वो हमसे स्मार्ट ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत से कारणों से लोग आते हैं, बहुत से लोगों से लोग मिलते हैं, आप किसी के साथ टच में रह सकते हैं, बट मोस्टली पीपल मूव ऑन। इट्स मोर लाइक अ सोलो जर्नी दैट यू डू इन द क्राउड ऑफ मिलियंस। करेक्ट, बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा था कि कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशंस भी है जिनका एक इम्पैक्ट रहता है कुंभ के दिनों पे, कुंभ के डेट्स पे। इसके बारे में ज़रा छोटे में बताइए। तो लाइक आई सेड कि जो डेट्स डिसाइड होती हैं वो तो कॉस्मोलॉजिकल मोशन से ही होती हैं। द 3 प्लैनेट्स बेसिकली वी टेक इनटू अकाउंट, जुपिटर, सन एंड मून टू एन एक्सटेंट। तो जुपिटर जब वृषभ राशि में होता है, जो कि अभी है, और जब सन मकर में है, जो कि मकर संक्रांति के दिन जाता है, इसीलिए ये कुंभ हमेशा मकर संक्रांति पे शुरू होता है, तो उस तब प्रयाग में कुंभ होता है। इसी तरह जब जुपिटर कुंभ राशि में होता है और सूर्य जो है मेष राशि में होता है, तब हरिद्वार में कुंभ होता है। तो इसलिए एक्चुअल कुंभ मेला इज द वन दैट हैपेंस एट हरिद्वार। नासिक और उज्जैन में जो होते हैं उन्हें सिंहस्थ कहा जाता है, क्योंकि वो सिंह राशि से जुड़े हैं। तो ये हमारा कॉस्मोलॉजिकल रीज़न है। देन मकर संक्रांति के दिन सूरज जो है वो उत्तरायण में जाता है, इसीलिए हम लोग उत्तरायण भी इसको फेस्टिवल को कहा जाता है, पोंगल कहा जाता है, लोहड़ी कहा जाता है। भारत भर में अलग अलग नाम से इसको मनाया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम सूर्य के मोशन को, जो 360 डिग्री एक साल में जाता है, अगर उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 6 महीने वो नॉर्थवर्ड मूव करता है और 6 महीने वो साउथवर्ड मूव करता है। तो जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट होती है सन की, उसे उत्तरायण कहते हैं, विच स्टार्ट्स ऑन मकर संक्रांति। तो इसलिए सूर्य का उत्तर में जाना वो शुभ पार्ट माना जाता है। आपको महाभारत की कथा पता होगी कि भीष्म पितामह ने वेट किया था उत्तरायण होने तक का बिफोर लीविंग हिज बॉडी। तो ये हमारे साल का शुभ पार्ट माना जाता है जब सूर्य उत्तर की तरफ जाता है। तो ये ऐसे बहुत से योग हैं जिनसे ये कैलकुलेट होता है, बट मोटा मोटा हमारा पंचांग ये हमें बता देता है कि कौन सा कुंभ कब होगा। 12 साल में हम बोलते हैं महाकुंभ होता है, लेकिन जुपिटर का जो टाइम है पूरा सर्कल का वो 11.8 ईयर्स है। तो एवरी 83 ईयर्स एक्चुअली एक कुंभ होता है। 84 में होना चाहिए, बट 83 3rd ईयर में होता है, क्योंकि वो छोटा सा करेक्शन करना होता है। ऐसे ही वो अगर हम बिल्कुल माइन्यूट करेक्शंस में जाएंगे, जैसे हम लीप ईयर करेक्शन करते हैं, वैसे इसके में भी होता है। बहुत लंबे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आई थिंक 2500 साल के करीब टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो फिर 1 साल आगे पीछे होता है टू मेक एडजस्टमेंट्स फॉर दैट मूवमेंट। बट मोटा मोटा 12 साल में कुंभ होता है चारों जगह पे। और उत्तरायण की वजह से ही इसे शुभ माना जाता है।
और इसमें जो तिथियां पड़ती हैं, अलग अलग कुंभ मेलों में अलग अलग तिथियां पड़ती हैं। जैसे इस कुंभ मेले में, प्रयाग के कुंभ मेले में मकर संक्रांति को शुरू होता है, फिर बसंत पंचमी पड़ती है, फिर महाशिवरात्रि पड़ती है, और बीच में जो माघ अमावस्या आती है उसे मौनी अमावस्या कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे पर्व हैं जहाँ जो तप, जप, ध्यान, पूजा पाठ के लिए एक बहुत शुद्ध मुहूर्त माने जाते हैं, शुभ मुहूर्त माने जाते हैं। उसमें किया हुआ तप जो है वो आपको ज़्यादा फल देता है। अदरवाइज भी हमारा जो इंडियन कैलेंडर सिस्टम है उसमें हम महीने में 5 पर्व आते हैं। पर्व वो तिथियां हैं जब देर इज़ अ ट्रांजिशन इन द स्काई। व्हाट आर दीज पर्वस? अमावस्या, पूर्णिमा, दोनों अष्टमी और एक सूर्य संक्रांति, जब सूर्य एक राशि से निकल के दूसरी राशि में। हमारे जितने पर्व हैं वो मोर और लेस इन्हीं पर्वों पर पड़ते हैं। या तो सूर्य अपनी स्थिति बदल रहा है, या कोई और प्लैनेट अपनी स्थिति बदल रहा है, मून अपनी स्थिति बदल रहा है। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी हम मून से कैलकुलेट करते हैं और संक्रांति हम सूर्य से कैलकुलेट करते हैं। तो इन्हीं पर्वों पे हमारे अधिकतर व्रत, त्योहार और जितनी हमारी सेलिब्रेशंस हैं वो इन्हीं पे होती हैं, क्योंकि ट्रांजिशंस आर नॉट इजी। यू नीड टू डू समथिंग टू टाइड ओवर ट्रांजिशंस। अनुराधा जी, आप कुंभ खुद जा चुकी है, आपने इतनी सफल किताब उस पर लिखी है। मैं आपसे छोटे में पूछना चाहूँगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती है ताकि भारतीय टूरिस्ट भी और जो बाहर से आते हैं उनके लिए भी एक्सपीरियंस और बेहतर बनाया जा सके। देखिए, मुझे लगता है कि कुंभ का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही पर्सनल और बहुत ही एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। तो उसको आप यूनिफॉर्म नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स ऑन आप अभी कहाँ हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप कुंभ में क्या महसूस करते हैं, क्या करते हैं। द ओनली थिंग दैट यू कैन इंश्योर इज दैट पीपल कैन रीच देयर इज एम्पल place for people to stay. It's neat and clean, which can be really put off if it's not, because हम उसको इतना पवित्र मान रहे हैं। वो पवित्रता की भावना नहीं आएगी अगर सफाई नहीं होगी। Safety, security, but I think UP government is doing a damn good job of ensuring all of this, in terms of cleanliness, in terms of access, in terms of accommodation available, in terms of information being available, in terms of making it a platform for people to showcase themselves. You know, I remember last Kumbh mein there was a showcase of products from each of the districts of Uttar Pradesh, which I think is a great opportunity to showcase our local products and buy and create training opportunities for them. So I would rather tell people who are visiting to maintain the sanctity of Kumbh, and help the officials, maintain the sanctity of the place. Like I said, if all of us behave, तभी कुंभ कुंभ रहेगा। ये तो काफ़ी हद तक वो ही बात आ जाती है ना कि जैसे हम गवर्नमेंट्स के बारे में कंप्लेन करते हैं कि वाटर लॉगिंग होता है और गंदगी है, लेकिन फिर बाहर जाते हैं और प्लास्टिक का बॉटल फेंक दिया, रैपर फेंक दिया, डस्टबिन तक जा भी नहीं रहे, रास्ते में फेंक दिया, है ना? प्लास्टिक फ्री कुंभ। सो ट्रू। एंड देन अ प्लास्टिक फ्री इंडिया, देन अ प्लास्टिक फ्री इंडिया। मे बी किसी कुंभ से ही ये शुरुआत होगा, क्योंकि कुंभ को प्लास्टिक फ्री करना पॉसिबल है। पॉसिबल इन द सेंस लोग सुनते हैं, तो पोटेंशियली पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आपने मेंशन भी किया, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी डिटेल्स में जानना चाहता हूँ इसके बारे में कि आपने बताया और मैंने जब पढ़ाई भी की तो मैंने जाना कि कुंभ का मेला जो है चारों जगहों में एक ऐसे प्लेन पे होता है जो टेम्पररी प्लेन है, क्योंकि रिसीडिंग वाटर्स है, पानी आ रहा है और फिर जा रहा है। तो ये जो ज्योग्राफिकल एक एस्पेक्ट है, ये किस तरह वो मिस्ट्री एलिमेंट को, मिस्टिक एलिमेंट को और ऐड करता है? It's not mystery mystique. That land belongs to nobody and everybody. Simple. It belongs to nobody and it belongs to everybody. It's a temporary land. Okay, so you cannot have papers for that land कि ये इसका है, उसका है. Of course, government owns everything, but beyond that. Second, इसका एक geological angle भी है
कि वो मिट्टी, जैसे गंगा यमुना दोनों हिमालय से निकल के आती हैं, तो वो मिट्टी अभी अभी हिमालय से आई है, तो वो हिमालय की मिट्टी आपके पास आ रही है. सो इफ यू कांट गो टू हिमालयस, टेक एडवांटेज ऑफ दैट. सो ये एक जियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है उसका. But I think the bigger aspect is that it's a nobody's land and it's everybody's land, and it's a land that has just been created and it will not be there next year. So I remember, I think one of the kumbhs, I think in 1970s or 80s, they had a strange thing, the way the rivers moved, there were two sangams. In that particular year, the way it left the land, there were two sangams forming an island in between. So the Mela arrangements had to be made accordingly. बिल्कुल. मैम, कुंभ के बारे में इतना कुछ आपसे जाना बहुत अच्छा लगा, और भी सवाल है, लेकिन मैं थोड़ा सा ट्रिप डाउन मेमोरी लेन करना चाहता हूँ, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एज अ चाइल्ड आप जब भारत देश के अलग अलग शहरों में जा रही थी, रह रही थी, आपके पिताजी के पोस्टिंग को लेके भी, कोई ऐसा वक्त था, कोई ऐसा टाइम इन योर चाइल्डहुड विच एक्चुअली ड्रू यू टूवर्ड्स the stories of gods and goddesses? So that credit goes to my dadi. She used to tell me a lot of stories, and she used to read Bhagavad Gita every day. So we had to listen to it, whether we liked it or not. So वो कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिकता है वो परिवार से ही आती है. The way you see your family behaving according to dharma, that you imbibe. So आज अगर हम कहीं पे इसकी कमी देखते हैं, तो आई थिंक वी हैव टू गो बैक टू फैमिलीज फर्स्ट एंड देन एवरीवेयर एल्स. सेकंड आपने क्या पूछा था कि कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसा वक्त आपके बचपन में? नहीं, सो देयर इज नो वन मोमेंट कि अरे ये हुआ और ये पलट गए. द ग्राउंडिंग वाज गिवन बाय फैमिली, एंड द फ्लाइट वाज टेकन ऑफ बाय ट्रैवल्स. जितना आप भारत देश को घूम घूम के देखेंगे, अल्टीमेटली यू विल फाइंड कि इसमें आध्यात्म के सिवाय और कुछ नहीं है. हर चीज़ में आध्यात्म है. आप आर्ट देखिए, आप म्यूज़िक देखिए, आप डांस देखिए, आप कल्चर देखिए, पेंटिंग्स देखिए, आप जो भी देखिए उसका आधार धर्म ही है. उसको दैट इज़ जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर यू टू रीच योर ओन हायर सेल्फ. दैट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू परस्यू एक्सेलेंस. मैं, आपने ट्रैवल की जो बात करी, मैं दो इंसानों का नाम लूँगा, दोनों बहुत सक्सेसफुल इंसान, दोनों बहुत मैं इंस्पायर्ड हूँ उनसे. एक के साथ मिल चुका हूँ, काम कर चुका हूँ, दूसरे से बाकी है अभी भी. एक है हेल्दीफाई मी, जो ऐप है हेल्दीफाई, उनके फाउंडर तुषार वशिष्ठ. दूसरे पंकज त्रिपाठी, उनको तो सब जानते हैं, उनको कौन नहीं जानता. दोनों ने कहा है कि आपके काम के सिलसिले को, आपके करियर को शुरू करने से पहले अगर आपके पास वक्त मिले तो आप भारत देश को घूमिए. आप ट्रेन में बैठिए और पूरा भारत देश आप घूमिए. आप एक तो देश के बारे में जितना जानेंगे और आप खुद के बारे में जितना जान पाएंगे, वो कोई पुस्तक, शायद ही कोई पुस्तक या किताब आपको सिखा पाएगी. तो क्या राय है इस बारे में आपकी? One line answer is that travel is the best university in life you can have. You can read everything, you can cram everything, but when you experience it, there's nothing that can take it away. आज मैं जब कहती हूँ कि मंदिर हमारे रिवाइव होने चाहिए, या मंदिरों को हमें फिर से वो जगह देनी चाहिए जो समाज में कभी थी, वो इसलिए बिकॉज दे वर, टू मी दे आर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस. they showcase the pursuit of excellence by our ancestors, which we are now kind of letting go of, and we are pursuing mediocrity. तो जब आप अपने अनुभव से देखते हैं, तब आप जानते हैं कि लोगों को कितना ट्रस्ट किया जा सकता है. और मेरा अनुभव का निचोड़ ये है कि द वर्ल्ड इज़ फार मोर ब्यूटिफुल देन द मीडिया वांट्स यू टू बिलीव. It's a beautiful world, and not just India, outside India also. Most common people are genuinely good people. They mean no harm. Most of the people would offer you help if you need it. Yes, there are people who will try to make money off you. That's a chota mota chhod dijiye. Overall, and I have traveled alone as a solo female traveler a lot. In pre-internet days or pre-smartphone days. Exactly. And I have had, I think I've narrated this incidents in many podcasts, but I have had many incidents when the locals
came and they formed a circle of protection around me when I didn't even sense a danger. Wow. So many incidents. That's how the normal person behaves here. The incidents that we read in newspapers are actually exception. They are not a norm, and that's why they make news. The good behavior is the norm. That's why it doesn't make news. Most people are good. Of course, you take your precautions. Of course, you also keep in check your own behavior. As long as you're respectful, most people will give you back multifold. अनुराधा जी, अगर आपसे पूछा जाए किस तरह की पुस्तकें, कौन सी स्क्रिप्चर्स आप रेकमेंड करेंगी उन यंगस्टर्स को जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनमें से एक मैं हूँ? मैंने एक छोटी सी बुकलेट लिखी है जिसका नाम है हाउ टू रीड इंडियन स्क्रिप्चर्स बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग इट फर्स्ट हैंड. अब मैं ट्रेंड संस्कृत में नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ. मेरी मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में है एंड वर्कड इन IT इंडस्ट्री. तो मेरे लिए भी ये पुस्तकें पढ़ना आसान नहीं था. बट वन फाइन डे आई वॉज रियली अनॉयड आफ्टर रीडिंग समथिंग दैट एन ऑथर हैड रिटन. Okay. And then I said, if I don't write my history, these are the guys who will, this history will become reality. तो मैंने पढ़ना शुरू किया करीब 8-9 साल पहले. मैं रोज़ सुबह उठ के 1-1.5 घंटा मैं स्क्रिप्चर्स पढ़ती हूँ, संस्कृत प्लस हिंदी. And based on my experience of reading it for so many years, I have written a small booklet. I seriously recommend everybody to use that to start their own reading journey. But to answer crisply, अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो रामायण से शुरू कर दो. And then you will find your path. You'll find your path. एक सच्चाई है, और ये बोलने में मुझे कैसा लग रहा है, मेरा सेकंड लैंग्वेज हिंदी नहीं था, मेरा थर्ड लैंग्वेज था, क्योंकि मैं कलकत्ता में पला बड़ा. लेकिन आजकल जब मैं 31 साल का हूँ, जब मैं मेरे जो 23 साल की कॉलीग या 25 का कॉलीग, उनके सामने मैं 26 कहता हूँ, 67 कहता हूँ, मैं 73 कहता हूँ, मैं 64 कहता हूँ, उनको पता नहीं. अच्छा, ओके, कहते रहिए, वो सीख जाएंगे. हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि इट्स अ लिटिल सैड थिंग, लेकिन हमारे यंगस्टर्स हिंदी के साथ उतना इन टच नहीं है. तो अगर हिंदी, ये आप सिर्फ एक बहुत छोटे से अर्बन यूथ की बात कर हाँ, रहे हैं. बहुत छोटे से. मैं अभी बनारस रह के BHU में पढ़ा कर आ रही हूँ. जी जी जी. और वहाँ हर कोई हिंदी ही बोलता है. वहाँ आप अंग्रेजी बोलेंगे तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, या आपको अंग्रेजी बहुत डम डाउन करके बोलनी पड़ती है. एंड विच गेव मी अ लॉट ऑफ जॉय. तो ये जो आप जिस छोटे से की बात कर रहे हैं, वो एक बहुत छोटी कैटेगरी है अर्बन यूथ की. और ये वो यूथ है जो हर हवा के साथ बदल जाता है. तो जिस दिन हमारी हवा चलेगी, ये भी बदल जाएंगे. अभी हम देख रहे हैं ना, कितने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स स्पिरिचुअल कंटेंट बना रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, तो ये आप करते रहिए, किसी ना किसी दिन वो मेहनत रंग लाएगी. बिल्कुल. यू नो, एंड पीपल विल रियलाइज कि हम जितनी अच्छी बातें, हम जितनी न्यूएंसेस हमारी भारतीय भाषाओं में हैं, उतनी न्यूएंसेस अंग्रेजी में नहीं है, क्योंकि वो यहाँ की उपज नहीं है. तो वो इस धरती में रची बसी नहीं है. हम उसको इंटरनेशनली काम करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. तो और आपको रामायण, महाभारत और हमारे मेजर ग्रंथ सब हर भारतीय भाषा में मिल जाएंगे. तो मैं हम सबको बोलती हूँ, संस्कृत प्लस योर ओन मदर टंग. संस्कृत और अपनी मातृभाषा की ट्रांसलेशन ले लीजिए, उसे पढ़िए. अनुराधा जी, आपने ये टर्म सुना है, ब्रेन रॉट? नहीं, पर बताइए. अच्छा, तो ये इंटरनेट के स्लैंग में ब्रेन रॉट का मतलब होता है, आप इंटरनेट पे इतनी चीज़ें नॉन स्टॉप देखे जा रहे हैं कि आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम आपका ब्रेन वर्क करना बंद कर देता है. आप सिर्फ स्क्रॉल किए जा रहे हो माइंडलेसली. ऐसा कंटेंट आप स्क्रॉल कर रहे हो कि कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा. कभी कभी तो मुझे मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट लोगों से ये भी जानने को मिला है कि अगर वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें भी आप नॉन स्टॉप देख रहे हो तो भी ब्रेन रॉट ही होता है. मतलब आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू स्टॉप वॉचिंग एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग. लेकिन वो हो नहीं रहा है. ब्रेन रॉट इज अ वेरी रियल थिंग नाउ डेज, स्पेशली इन यंगस्टर्स. तो किस तरह स्पिरिचुअलिटी इस चीज़ को बदल सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू have more creators than consumers. You know, we have a huge population which is only consuming, and consuming is very easy. We have to make consuming not so easy. You should be doing some more effort than just, you know, opening your phone and start scrolling. Maybe it's time to have paid content, or I don't know, you know, something has to be done around that.
Second, I think social relationships is something where the youth is really lacking. You also mentioned that. So you need to have real life interactions with people. Once people figure out the joy of interacting with other human beings, that will probably keep them away from phone. But unfortunately, it's also a medium to reach out to people for everything, anything and everything. Today, I think news is also primarily consumed on social media and not on the mainstream channels. And anyway, they don't give you news, they only give you controversies. या फिर चिल्लाना. Yeah, so they are only interested in controversies, and I don't think they have viewership left anymore, and the whole viewership has shifted to social media. But there has to be a mechanism to make people interact in real life. But having said that, since you work a lot with the startup founders, you would know that they are, the best minds in the world are trying to make you use phone as much as possible. More, exactly. Right? So I think somewhere this dharma has to first reach the corporate corridors, where they should not work for profit at any cost. They should not say that it doesn't matter what you do with my product as long as you buy it. Correct. So I think somewhere the corporate India, and I'm specifically saying India because in good old days, India has always been an entrepreneur's country. Even 5,000 years ago, Indus Valley civilization or Sindhu Saraswati civilization, बिल्कुल. we know about that civilization is traders. We know about business people of that. We don't know if they had a king, but we do know they had traders. They had businessmen. They were global businesses. तो हम तो हमेशा से बिजनेस करते रहे हैं. तो ये अभी क्यों ऐसा हो रहा है कि प्रॉफिट एट एवरी कॉस्ट, एनी कॉस्ट, या आप मेरे से खरीद लो, उसके बाद आप फेंक भी दोगे तो चलता है. सो बहुत बार ऐसा होता है कि लेट्स से आपको कैमरा की बैटरी चाहिए, बट यू आर नॉट वेरी श्योर कि ये मेरे ही कैमरा में लग जाएगी. आप बोलते हैं भाई मैं लगा के देख लूँ, लग गई तो ले लूँगा, नहीं लगी तो आप ले लो. जैसे नो, आप खरीदिए, नहीं लगी फेंक दीजिए. वो लार्जर पर्सपेक्टिव में उसको देख ही नहीं पा रहे हैं. तो जो धर्म है वो आपको अपने और समाज के बीच का संतुलन बताता है कि ये आपको वो काम करना है जिससे आपका भी हित हो और समाज का भी हित हो. अगर आप सिर्फ अपना हित देखेंगे तो एट सम पॉइंट इन टाइम समाज विल कोलैप्स, एंड विच इज़ व्हाट वी आर सीइंग. मैम, आपने जो लीडिंग द वर्ल्ड की बात करी, हमारे इस गवर्नमेंट के अंडर पिछले 10 साल में इकोनॉमी करंटली 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी है भारत की इन द वर्ल्ड. 2014 से पहले इट वाज एट 11th की बात तो ना ही की जाए तो अच्छा है. जिस तरह का डिजिटल बूम हुआ है, स्टार्टअप बूम हुआ है, पूरी दुनिया में भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम इज़ द 3rd बेस्ट इन द वर्ल्ड. नासा के अचीवमेंट्स तो हर दूसरे हफ्ते इतने कमाल के आ रहे हैं. दीज आर जस्ट सम डेवलपमेंट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. लेकिन एट द सेम टाइम हमारा वी हैड जनवरी 22 इन 2024 में प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ, ऐसी बाकी चीज़ें भी हो रही है. तो जिस बैलेंस की आप बात कर रही है वो गवर्नमेंट थोड़ा बहुत दिखा भी पा रहा है, और ये बैलेंस लाना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज वील सी इफ इंडिया प्रोग्रेसेस एंड वी लूज इंडियननेस, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस. We have to bring back the glory of India in a very Indian way, which is about pursuit of excellence, which is about pursuit of knowledge, which is about Sarve Bhavantu Sukhina. Because an Indian mind or thought system works not for oneself, not for one's family, but for the whole world. And places like Mahakumbh are perfect example of Atithi Devo Bhav, perfect opportunities for Atithi Devo Bhav. I think our tourism industry needs to do a lot more for that. There are a lot of gaps in the policy in terms of visitors not getting that wow environment. So there are gaps. There are a lot of gaps that have been addressed. There are still a lot of gaps that need to be addressed, and I'm sure with good leadership we'll achieve them. अनुराधा जी, आप 3 अलग-अलग देशों में रह चुकी है. कौन-कौन से थे वो? I have lived briefly in US and UK. अच्छा,
आप यूएस में रह चुकी है, यूके में रह चुकी है, आप पूरे दुनिया के इतने देशों में ट्रैवल कर चुकी है, तीर्थ के लिए भी, काम के लिए भी। वेस्ट भारत देश को किस तरह पहले देखा करता था और अब किस तरह भारत देश की तरफ देखता है? मैं आपको एक अपने पर्सनल एग्जांपल शेयर करती हूँ. आई थिंक दिस इज वे बैक इन 2003. आई वाज इन यूके फॉर अ प्रोजेक्ट, and this is when we were still looked upon as snake charmers. You know, although people had started recognizing the IT power, but we were still snake charmers. So I remember in एक मेरे मैनेजर थे, वहाँ के लोकल मैनेजर थे, जिन्होंने बहुत कॉन्डिसेंडिंग वे में बोला कि अरे तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा ऑफिस होगा. और मैं उस समय इन्फोसिस के लिए काम करती थी. तो मैंने उसको बोला मेरा ऑफिस देखोगे इंडिया का? बोला दिखाओ. मैंने इन्फोसिस की वेबसाइट खोली. स्टनिंग पिक्चर्स ऑफ द कैंपस विच इज वर्ल्ड क्लास. और वहाँ पे एक स्विमिंग पूल का बहुत सुंदर पिक्चर था. से जब मैं बैंगलोर में होती हूँ, मैं यहाँ बैठकर रोज ब्रेकफास्ट करती हूँ. That guy had absolute awe, and he said, "I'm so sorry, I'm making you work in this box-like office. This is how we change the world view." कह के नहीं, करके. बिल्कुल, बिल्कुल. Amazing to hear that, man. आपकी किताब अनयूजुअल टेम्पल्स ऑफ इंडिया, उसमें इतने सारे लेसर नोन टेम्पल्स के बारे में भी आपने बात की है. उनमें से अगर एक दो के बारे में आप हमें बता सकें. एक जो बहुत इंटरेस्टिंग टेम्पल है वो चिलकुल बालाजी टेम्पल है, जिसे वीजा टेम्पल के नाम से जाना जाता है. ये हैदराबाद से थोड़ा बाहर है, हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में है. तो वहाँ लोग जाते हैं वीजा मांगने. मतलब उन भगवान की स्पेशलिटी है कि आप प्रार्थना कीजिए तो आपको वो कहीं का भी वीजा लगवा देते हैं. अच्छा, इसलिए जाते हैं? जी हाँ. तो और लाइनें लगी होती है और बहुत भीड़ होती है. तो ये अब वीजा तो पुराना प्रोसेस नहीं है. हाँ, पिछले 25, 30, 50 साल की उपज है वीजा. तो वहाँ पर जब मैंने वहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि शुरू में कुछ यंगस्टर्स आए थे जिनको बाहर जाके पढ़ाई करनी थी या सर्विस करनी थी, और उनका वीजा लग गया यहाँ आने के बाद, और ऐसे वर्ड ऑफ माउथ से लोग आने लगे. और जैसे जैसे लोग आने लगे तो एक प्रथा बन गई. प्रथा क्या बन गई कि जब आप मन्नत मांगने आते हैं तो आप 11 चक्कर लगाते. छोटा सा मंदिर है लेकिन उसके 11 चक्कर लगाते हैं. जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो आप आके 108 उसकी परिक्रमा करते हैं. वहाँ बाकायदा एक कार्ड मिलता है जिसपे 108 लिखा रहता है पेन के साथ. एक चक्कर मारिए, उसमें टिक कीजिए ताकि आप भूल नहीं जाए 108 चक्कर. तो ये एग्जाम्पल है, ये उसका उदाहरण है कि मंदिरों की प्रथाएं कैसे बनती हैं, क्योंकि ये हमारी आंखों के सामने हुआ है. उसके पहले वीजा जैसी कोई चीज होती नहीं थी. तो ये मंदिर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लगता है कि जो ट्रेडिशन भी है लेकिन बहुत मॉडर्न भी है, और ये हमें बताता है कि प्रथाएं कैसे बनती हैं. कुछ मंदिरों के साथ कुछ कथाएं कैसे जुड़ जाती हैं. मैम, आपकी किताब में द माउस चार्मर्स आपने फोकस किया है बहुत सारे इंडियन डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स पे. कोई ऐसे पैरेलल्स जो आपको दिखते हैं इनोवेशन इन द डिजिटल स्पेस और भारत के जो एंशिएंट ट्रेडिशंस रहे हैं उसमें? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. I don't know if it is correct to say, but most successful businesses, even in the new age businesses, वो आज भी उसी कम्युनिटी के लोग रन कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से आते हैं. ये एक ऑब्जर्वेशन है मेरा. और वो क्यों है? क्योंकि उनको बेसिक ऑफ बिजनेस समझ में आता है, हाउ द बिजनेसेस आर रन. ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है. लेकिन एंजमेंट, मुझे लगता है कि परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस इज वन वर्ड, कि जहाँ जहाँ हम परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस करते हैं वहाँ वहाँ हम एक यूनिकॉर्न खड़ा कर देते हैं. तो ये हमारे मंदिरों में भी मिलता है. जो हजारों साल से इतने सुंदर मंदिर खड़े हैं वो किसी की परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस थी जो आज भी खड़ी है और जो हमें आज भी प्रेरणा देती है. और ये जो न्यू एज बना रहे हैं ये इस समय की परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस है, लेकिन इसकी लॉन्जिविटी कितनी होगी वो समय बताएगा. मैम, आपसे पूछना चाहता हूँ कि तीर्थ के एक्सपीरियंस में, तीर्थ के ट्रैवल के लिए टेक्नोलॉजी किस तरह उसको और बेहतर बना सकती है, आपको लगता है? तीर्थ के लिए तो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं आप. आज ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बहुत जगह नहीं मिलती है. आप मंदिर में चले जाइए, आपको कुछ मंदिर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा. इट्स माय ड्रीम प्रोजेक्ट कि कभी हम सारे मंदिरों का एक डेटाबेस बना के उसको डिजिटली अवेलेबल कराएं. और मेरे जैसे बहुत से ट्रैवल ब्लॉगर्स ने ऑलरेडी काम कर दिया. इट्स अ मैटर ऑफ एग्रीगेटिंग दैट. तो इंफॉर्मेशन करवाएं. और मेरी इच्छा है
कि हम होटल मोड से निकल के धर्मशाला मोड पे। अब इसमें एक इमेज का प्रॉब्लम है, हमें लगता है धर्मशाला मतलब कोई बहुत बेसिक होगा, लेकिन हमें धर्मशालाओं को इनोवेट करना है, क्योंकि होटल जो हैं वो बने थे लग्जरी के लिए, टू एंजॉय, भोग विलास के लिए। धर्मशाला बनी थी अपने धर्म का पालन करने के लिए। तो हमें धर्मशालाओं को रेनोवेट करके इनोवेट करना है, ताकि तीर्थयात्री वहां जाके अपनी तप जप साधना कर सके बिना भोग विलास में इन्वॉल्व हुए। क्योंकि आप जब तीर्थ के लिए जा रहे हो, आप तो अपनी लग्जरी से निकलने के लिए जा रहे हो, Absolutely. है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। राधा जी, वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट नेक्स्ट इन योर जर्नी एज एन ऑथर, एज अ ब्लॉगर? क्या कोई नया प्रोजेक्ट है, कोई नया डेस्टिनेशन जिसके बारे में आप एक्साइटेड है? मैं बहुत से ऐसे देशों में जाना चाहती हूँ जहाँ प्राचीन सभ्यताएं थी, वो मेरे बहुत बाकी हैं। बाकी भारत देश तो अनंत है, आप जितना भी घूम लें, हमेशा उससे लंबी लिस्ट होती है जो आपने नहीं देखी है, तो वो अनंत है, वो जब तक जीवन है तब तक वो यात्राएं चलती रहेंगी। लेकिन विदेशों में भी मुझे उन देशों को देखने की इच्छा है जहाँ पर प्राचीन सभ्यताएं किसी समय पर रहती थी। और मैं ग्रंथ पढ़ रही हूँ, और जिन जिन ग्रंथों का एक सरल अनुवाद कर पाऊंगी करूँगी, वो मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है। लेकिन मेरी ये भी इच्छा है कि हम सरकार के साथ मिलकर हमारे तीर्थ स्थलों को तीर्थ के लायक बनाएं, उन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशन ना बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अनुराधा जी, हमारे पॉडकास्ट का नाम है GDP एट माय लव, ग्रोथ ड्रीम्स पैशन। हम स्पेशली ये पहुंचाते हैं यंगस्टर्स तक जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं भारत देश में, पूरी दुनिया के लिए। आपने इतने रोल्स निभाए हैं कि मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि अगर IT में एक्सेल करना है तो किस तरह, या एज अ ट्रैवल ब्लॉगर या ऑथर एक्सेल करना है तो किस तरह। मैं आपसे एक और डीपर सवाल पूछूंगा, जो एक ऐसी चीज है बहुत यंगस्टर्स स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल, मेंटेनिंग दैट बैलेंस। एक तो वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, किस तरह फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बैलेंस को मेंटेन करना, किस तरह काम के साथ साथ पर्सनल रिलेशनशिप्स, चाहे वो फैमिली के साथ हो, दोस्त के साथ हो, वाइफ के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो। कोई ऐसा यंगस्टर इंडियन जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहते हैं और इससे पहले कुछ नहीं कर पाए, तो वो किस तरह शुरू कर सकते हैं? एक तो आप ग्रंथ पढ़ सकते हैं, कैसे रामायण से शुरू कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत इजीली अवेलेबल है, आप नहीं खरीदना भी नहीं चाहते तो कॉपीराइट फ्री मिलता है सब कुछ, वो शुरू कीजिए। आप जिस भी देवी देवता में विश्वास रखते हैं, जो आपके इष्ट देवता हैं, उनका नाम जप कीजिए। ये आप 2 चीजें कर सकते हैं, उसके बाद आपके देवता आपका मार्गदर्शन करेंगे, ये मेरी गारंटी है। इष्ट देवता के बारे में जिनको नहीं पता, तो वो मतलब हमें जरा इष्ट देवता जो आपको अच्छे लगते हैं, आप 5-6 देवी देवताओं के मंदिर जाइए, उनमें से कोई ना कोई आपको अच्छा लगेगा, मतलब आपकी एनर्जी उनसे मैच होती है, उससे शुरू कीजिए। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा कि ये मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, दोनों का थोड़ा थोड़ा करके देखिए, देवता अपने आप का उत्तर देंगे। मैं वैसे अगर मतलब एक तीसरा टेक्निकल आंसर ये भी है कि आप किसी ज्योतिष के पास जाकर भी पूछ सकते हैं, लेकिन अच्छा ज्योतिष ढूंढना इज अ बिगर टास्क। इट्स अ बिगर टास्क। ये मैंने सोचा नहीं था मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे तो और ज्यादा दिखते हैं ये जो कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमेन, गॉड मेन और गॉड विमेन जो आपको दिखते हैं, जो कहते हैं कि उनका कनेक्शन है भगवान के साथ, लेकिन आ रहे हैं SUV में, जा रहे हैं SUV में। तो ये जब आप देखती है या तो न्यूज में या वीडियो में, क्या फील, क्या कैसा लगता है? देखिए, मैं किसी पे तो कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर भगवान ने उन्हें लग्जरीज दी हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये सोचना चाहिए ये उनके पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं जो वो इस समय भोग रहे हैं। वेरी सिंपल, यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दैट। दूसरे के पास क्या, आप ये बोलो मुझे क्या चाहिए। योर फोकस शुड बी व्हाट डू आई वांट फॉर माई सेल्फ, फॉर दिस कंट्री, फॉर दिस कम्युनिटी, व्हाट डू आई वांट। अगर आप दूसरे के पीछे देखने जाएंगे तो फिर देन यू आर नर्चरिंग द एनवी इन यू। तो वो जो कर रहा है, अगर वो कुछ गलत भी कर रहा है तो उसका भुगतान भी वही करेगा, उसका रिजल्ट भी उसी को मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। तो ये कहा जा सकता है कि स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी के पास जाए, आप स्क्रिप्चर्स पढ़ के, आप ग्रंथ पढ़ के शुरू कर सकते हैं। दादा दादी, नाना नानी से शुरू कीजिए, घर से शुरू कीजिए, घर के पास वाले मंदिर के पंडित जी से शुरू कीजिए, क्योंकि वो तो आपके पास में ही है।
उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि कोई तो आया, ठीक है? और दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। अनुराधा जी, इतना मजा आया आज आपसे बातचीत करके। वी आर लिटरली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, लेकिन कोई भी अच्छा पॉडकास्ट खत्म करते हैं हम एक रैपिड फायर के साथ। तो जल्दी से एक रैपिड फायर करेंगे आपके साथ। 3-4 एकदम रैपिड सवाल है, आप हमें जवाब देना। बचपन में आपके इष्ट देवता कौन थे? किस वक्त पे आपको लगा था कि इनके साथ आपका रिश्ता बहुत गहरा बन रहा है? बचपन से कोई ऐसा मोमेंट था, कुछ व्हाट लेड टू दैट? We had like I said, my दादी used to read गीता, तो वो रोज उनकी कथा सुनते थे, घर में उनके चित्र थे, उनकी पेंटिंग्स थी। That's it. And I always knew that he will be there for me ever. और कोई मेरे साथ है नहीं, ये तो मेरे साथ है। और जब ये मेरे साथ है तो फिर और कोई हो ना हो doesn't matter. बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो हम हमारे सारे GDP एडमाइरर के गेस्ट को पूछते हैं। One word to describe Prime Minister नरेंद्र मोदी। I wish you have his agility and his fitness at his age. क्या बात है। I wish even the worst of your enemies have the kind of fitness and agility and health he has at this age. Which automatically allows you to do so much more, नहीं? yes, बिल्कुल yes. बिल्कुल। मुझे याद नहीं आ रहा कौन ये कह रहे थे, बट आई थिंक टेक्निकल गुरुजी ये कह रहे थे, गौरव ये कह रहे थे कि ओमनी प्रेजेंट है पीएम मोदी। आज यहाँ इस काम में है, कल वहां है, बीच में शाम को एक और जगह काम पे है। तो मतलब उतनी एनर्जी तो हम यंगस्टर्स भी नहीं दिखा पाते। सो इज अ बिग मोटिवेटिंग फैक्टर। वन वर्ड टू एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंस एट कुंभ मेला। सतयुग, द क्या? ग्लिम्प्स ऑफ सतयुग। 2025 के महाकुंभ से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? Lot of people experience the सतयुग। लवली। अनुराधा जी, हमने तो सोचा था सिर्फ 1 घंटा रोल करेंगे, लेकिन हम 2 घंटे से बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये वक्त देने के लिए, हमें अपने घर पे वेलकम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे इतनी बातचीत करके, इतनी आई ओपनिंग चीजें मुझे खुद को भी पता चली स्पिरिचुअलिटी के बारे में। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा? आपके लिए कैसा था? बहुत अच्छा अनुभव था। आई होप इट रीचेज आउट टू योर टारगेट ऑडियंस ऑफ द यंगस्टर्स, ताकि वो भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से अपनी लाइफ एनरिच कर सके। दे अचीव देयर धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऑल द 4 गोल्स ऑफ देयर लाइफ। एब्सोल्युटली गाइस, वी आर वेरी वेरी श्योर कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कमेंट्स में लिख के हमें बताइए कैसा लगा। अगर आपके इर्द गिर्द फैमिली मेंबर्स में, दोस्तों में आप जानते हैं कि कोई अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करना चाहता है, स्ट्रगल कर रहा है, सवाल है उनके दिमाग में, खोज रहे हैं कुछ, तो ये उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। बहुत सारे जवाब उनको मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स कुंभ मेला के बारे में भी आपको जवाब यहीं इसी पॉडकास्ट पे मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए माय गव इंडिया को फॉर मोर सच कंटेंट जस्ट लाइक दिस। मैं आपका दोस्त कोरक रॉय अगले एपिसोड पे आपसे मिलता हूँ।